cineinc.com। आदाब, नमस्कार। यहाँ लंदन में इस वक्त मेरे साथ मौजूद हैं हारिस खलीक साहब। ह्यूमन राइट्स का अब पाकिस्तान में जहाँ जिक्र होता है, आपका भी जिक्र होता है, लेकिन मैं तो आपको किसी और हवाले से जानता हूँ। और वो हवाला ये है कि एक ज़माने जब मैं BBC में काम करता था, आप लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स से पढ़ रहे थे गालिबन। जी, मैं पढ़ता था। और आना जाना होता था? आना जाना होता था। BBC के तो बहुत चक्कर लगते थे। मैं आउटसाइड कंट्रीब्यूटर भी रहा, लेकिन जो उर्दू सर्विस इन पर्टिकुलर, लेकिन आपके हिंदी वालों से भी बहुत बैठकें हुआ करती थी। मेरे हिंदी वाले। और हाँ, तो भाई आप हिंदी सर्विस में थे ना उस वक्त। तो ये हमारी जो, और उससे पहले मैं एक्चुअली उससे भी LSE से कबल, जब मैं एमनेस्टी इंटरनेशनल के इंटरनेशनल सेक्रेटेरिएट में सेंट्रल एंड ईस्टर्न यूरोप में काम करता था, बेस्ड आउट ऑफ लंदन, काम में करता था सेंट्रल ईस्टर्न यूरोप में। उस वक्त से मेरे चूँकि दोस्त अहबाब, मिलने मिलाने वाले, लिखने लिखाने वाले सब BBC में इकट्ठे हुआ करते थे। तो बस, तो BBC में तब से आना है, लेकिन फिर मैंने काम भी किया जब मैं पढ़ता था। ताज़ा सूरत हाल ये है कि हारिस खलीक जो है इस वक्त पाकिस्तान में ह्यूमन राइट्स कमीशन ऑफ पाकिस्तान, जी, यही नाम है जी, HRCP, ह्यूमन राइट्स कमीशन ऑफ जी, पाकिस्तान, इंसानी हकूक़ कमीशन पाकिस्तान। जी, उसके आप सेक्रेटरी जनरल हैं। जी। और ये वो पोजीशन है जिस पर IA रहमान जैसा नामी ग्रामी शख्स हुआ करता था और एक लंबे अरसे वो रहे, बहुत तवील अरसे रहे। जी। और ये वही ह्यूमन राइट्स कमीशन ऑफ पाकिस्तान है जिसकी वन ऑफ द फाउंडर्स जो हैं वो आसिमा जहांगीर। जी, बिल्कुल। और वो हमारे यहाँ BBC में भी एक ज़माने में जब आया करती थी, उनके साथ में ख़ासी मुलाकातें रहा करती थी। किस्सा मुख्तसर ये है हारिस खलीक साहब, आपके शानों पर, कंधों पर बहुत बड़ी जिम्मेदारी है। तो आप मुझे डरा क्यों रहे हैं? मतलब यानी ये पहले से मुझे इस बात का पूरा एहसास और इदराक है। और ये जो अंग्रेज़ी में कहते हैं कि ये बहुत बड़े जूते हैं, बिग बिग बूट्स टू फिल। मैं बराबर ये सुन रहा हूँ पाकिस्तान से अपने दोस्तों के ज़रिए, और जितनी भी ख़बरें रिपोर्टें आती हैं कि शायद ये बदतरीन दौर है पाकिस्तान की तारीख़ में, जबकि सहाफ़ियों को इस कदर मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है और सेंसरशिप भी लग रही है किसी न किसी तरह से, और फिर भी इस बात का ऐलान नहीं है कि कोई सेंसरशिप है। और शायद ये सूरत हाल ज़िया-उल-हक़ के ज़माने में जो रजीम था उससे कुछ ज़्यादा तक लोग बताते हैं। मैं आपसे जानना चाहता हूँ कि आप तो वहाँ मौजूद हैं, आपका तो काम है हुकूक़ की पायमाली हो, जो ह्यूमन राइट्स का वायलेशन होगा आप उस पर नज़र रखते हैं, क्या है? देखिए, ज़िया-उल-हक़ के दौर से कंपैरिज़न किया जाता है, और वो इसलिए किया जाता है कि उस ज़माने में सेंसरशिप बाकायदा 1977-78 से लेके 1985 तक, 85 में इमरजेंसी हटा दी थी जब मोहम्मद खान जुनेजो साहब ज़िया-उल-हक़ की गैर जमाती पार्लियामान में, नॉन पार्टी इलेक्शंस हुए थे ना 85 में, और वो जब प्राइम मिनिस्टर बने थे, तो जुनेजो साहब चूँकि बहरहाल एक सिविलियन प्राइम मिनिस्टर थे, तो उन्होंने इमरजेंसी ख़त्म कर दी थी। तो 85-86 से सूरत हाल बदली वहाँ। लेकिन जो बदतरीन या जो स्याह तरीन दौर सहाफ़त का या इज़हार राय की आज़ादी का समझा जाता है, वो 79 से 85 तक का है। और इसी दौरान सहाफ़ियों को 78-79 से 85 तक का, 77 में ज़िया साहब आए थे बरसरे इक़्तिदार, भुट्टो की हुकूमत का तख्ता उलट के। उस दौर में सहाफ़ियों को कोड़े भी लगाए गए, उस दौर में अखबारात बंद भी किए गए, और अखबारात, रसायल, TV तो इस तरह का था नहीं, यानी टेलीविज़न का तो वो दौर नहीं था, यानी प्राइवेट इंडिपेंडेंट टेलीविज़न पाकिस्तान में नहीं होता था, वो तो बहुत बाद में आया है। तो एक ही PTV था, वो ज़ाहिर है रियासत का, स्टेट का ऑर्गन है, और उसमें तो फ़िज़िकल तशद्दुद सहाफ़ियों पर बेतहाशा हुआ, और उसके साथ साथ उनकी अखबारात में। लेकिन उसमें जो एक ख़ास बात थी, और जो फ़र्क है अब में और उसमें, अब जो कुछ है वो गैर एलानिया है। और ये दिलचस्प बात कह रहे हैं, ये ज़रा थोड़ा वजाहत कर सकते हैं, इसको ज़रा सफाई दे सकते हैं? देखिए, अब कोई गैर एलानिया का मतलब क्या होता है? गैर एलानिया का मतलब ये है कि अब कोई अनाउंस सेंसरशिप नहीं है, लेकिन इस तरह की कोडिफिकेशन हो रही है, जैसे पाकिस्तान में इलेक्ट्रॉनिक मीडिया को रेगुलेट करने के लिए, या जो आपका प्रिंट मीडिया है उसे रेगुलेट करने के लिए एक मुसलसल कोशिश है कि किसी तरह से। देखिए, मिसाल देता हूँ मैं आपको। अब मिसाल उसकी ये है कि जब हम छोटे थे तो हम देखा ये करते थे कि अखबार जो हैं उनमें आखिरी मौके पर जब वो यानी
जो स्टॉप प्रेस करके और वो उसमें से खबरें रिमूव होती थी तो वो सफ़ेद छपते थे। और ये एक प्रोटेस्ट का एक तरीका था कि वो उसे फिल नहीं कर, एक तो वक्त भी नहीं होता था, टेक्नोलॉजी नहीं थी ना, कंप्यूटराइज तो डिजिटाइज सिस्टम नहीं था, तो वो पूरे कॉलम, अगर किसी का कॉलम रोका गया है तो वो 2 कॉलम जो हैं वो सफ़ेद होंगे अखबार में, और कई सफ़े और कई खबरें आपको जो आखिरी वक्त पे जो प्रेस इंफॉर्मेशन डिपार्टमेंट था सरकारी, वो उससे रिमूव करा देता था, तो वो अखबार सफ़ेद, तो आपको ये अंदाज़ा हो जाता था कि किस नौइयत की सेंसरशिप है। और आज अब तो आखिरी मौके पे आप कोई और खबर चला देते हैं या आप एडिट करा देते हैं। मैं समझता हूँ इसमें रियासत की जहाँ जिम्मेदारी है। नहीं, आज क्या होता है? नहीं, मैं आज तो वो पूरा अखबार छपता है ना, सिवाय न्यूयॉर्क टाइम्स के कुछ आर्टिकल्स जो हमारे यहाँ रिप्रोड्यूस होते हैं एक मकामी अंग्रेजी के लेकिन अखबार में। प्रोग्राम अगर आप किसी हिज़्ब इख्तिलाफ यानी कि जो विपक्ष ये का ताज़ा लीडर काम है, शुरू हुआ है, जो अब लीडर टीवी ऑफ पे द आते हैं, अपोजिशन है, टीवी उसका पे आते इंटरव्यू हैं, है, टीवी पे आते हैं। वो इंटरव्यू नहीं जा पाता। नहीं, देखिए जैसे ना- मैं आपको एक मिसाल भी दे देता हूँ, मैं कुछ लोगों के लिए, इसलिए कि कहीं ऐसा नहीं है कि हम हवा में बात कर रहे हैं। एक जियो टेलीविज़न है, उसके एंकर हैं, उन्होंने ट्वीट किया, मैंने खुद पढ़ा अपनी आंखों से, हामिद मीर, और उसमें उन्होंने कहा कि एक प्रोग्राम था, वो प्रोग्राम रिकॉर्ड होके जा रहा है लेकिन फिर भी नहीं जा रहा है, और मालिकान से पूछते हैं कि मामला क्या है, वो कहते हैं नहीं, कोई पाबंदी तो नहीं है, जिन लोगों ने पाबंदी लगाई है वो कहते हैं नहीं, हमने तो पाबंदी नहीं लगाई, तो आखिर हो क्या रहा है? तो ये इसी को गैर एलानिया कहते हैं ना। देखिए ना, गैर एलानिया की जो टर्म है, मैं समझता हूँ कि एक और फ़र्क भी है, और वो ये है कि हमारे यहाँ जो टेलीविज़न का मीडियम है वो बिल्कुल और तरह से ऑपरेट करता है, और टेलीविज़न के मीडियम में अनफॉर्चुनेट जो एक बात है वो ये है कि हमारे बहुत से सहाफ़ी, यानी ज़ाहिर है इसकी तो कोई तायद और तौसीक़ कर ही नहीं सकता, और ये सिर्फ यानी रिकॉर्डेड प्रोग्राम्स की बात नहीं है। रिकॉर्डेड प्रोग्राम तो रिकॉर्ड गौर नहीं चला तो वो आपको पता चल गया कि भाई पहले क्या कहा है। लाइव प्रोग्राम जो हैं वो रोके जा रहे हैं। लाइव प्रोग्राम जो अपोजिशन के जो लीडर्स हैं, पॉलिटिकल पार्टीज़ के, अपोजिशन की पार्टीज़ के, उनके लाइव इंटरव्यूज़ लाइव चलते हुए रोक दिए गए हैं। तो ये तो पहले नहीं होता था पहले, लेकिन इसकी तो इसलिए कंपैरिजन इसलिए नहीं हो सकता ज़िया के ज़माने से कि ये टेक्नोलॉजी बहुत मुख्तलिफ है और ये तरीक़ेकार बहुत मुख्तलिफ है, और इतनी एक तरीका, मैं मुझे इजाज़त दें यहाँ पे 1-2 बातें आपसे और जानने के लिए, कि ये तरीका तो मैं समझ गया किसी हद तक के टीवी पे प्रोग्राम है अचानक नहीं चल रहे हैं और कोई ये भी वजह नहीं बता रहा, सेंसरशिप ही है ना, सेंसरशिप है, वो सेंसरशिप है। और गवर्नमेंट ये कहती है कि नहीं, मसला नहीं है। जैसे कि इमरान खान जब डोनाल्ड ट्रंप से मिलने के लिए गए अमेरिकी प्रेसिडेंट के यहाँ और ये मसला आया, उन्होंने कहा ऐसा तो कोई नहीं, बल्कि देखिए उन्होंने कहा कि पाकिस्तान में तो ऐसी आज़ादी है जर्नलिस्ट को, हाँ क्या बात है। नहीं, इमरान खान साहब को तो बहुत सी बातों के बारे में जिस तरह इल्म नहीं है, इस मामले इस बारे में भी नहीं जानते। उनको इल्म क्यों नहीं है? उनको नहीं है, वो कोई बहुत ज़्यादा आप समझते हैं, मतलब है कि हमारे ज़्यादातर जो यानी जो इमरान खान साहब के जो फॉलोअर्स हैं उनसे अगर आप पूछें तो वो ज़्यादा बेहतर आपको बता सकते हैं। लेकिन मैं तो बिला यानी किसी जमात के या किसी जमात के अगर इमरान खान साहब पे भी पाबंदी लगेगी तो हम यही कहेंगे जो हम आज कह रहे हैं। अगर मरियम नवाज़ का या आसिफ जरदारी का इंटरव्यू नहीं चल सकता तो कल ये अगर इमरान खान साहब के साथ होगा, तो मैं अगर मौका रहा, ज़िंदगी रही और आपके पास यहाँ बैठा हुआ, तो कल अगर ये इमरान खान साहब के साथ होगा तो भी मैं उनके हक़ में भी यही कहूँगा कि ये ऐसा नहीं होना चाहिए, चूँकि बुनियादी तौर पर जो इंसानी हुकूक़ हैं वो उन लोगों के भी उतने ही हैं जो आपसे मुख्तलिफ ख्याल रखते हैं जितने आपके हैं, और यही बुनियादी मसला है जो हमारे समाज का है। लेकिन जो उन्होंने अमेरिका में, जैसे आपने बात की, देखिए एक बहुत अफसोसनाक सूरत हाल सारी दुनिया में। पाकिस्तान पे हम आते हैं, पाकिस्तान के बारे में तो हम मातम गुसारी हर वक्त करते रहते हैं, यानी मुझ समेत, और बहुत हम उसको एक तनकीदी नज़र से देखते हैं। लेकिन आप ज़रा पूरी ज़रा एक आलमी जो सूरत हाल है उस पर नज़र डालें। अब आप इमरान खान साहब की सेलिब्रेट कर रहे हैं ट्रंप से मुलाकात, सेलिब्रेट कर रहे हैं मोदी और ट्रंप की मुलाकात। आप ये देखिए कि ट्रंप, प्यूटिन, डुटेर्टे फिलीपींस में, मोदी साहब हिंदुस्तान में, एर्दोआन साहब तुर्की में, इमरान खान साहब पाकिस्तान में, किस किस को रोएंगे आप? ये तो एक पूरी पॉपुलिज्म की, राइट विंग पॉपुलिज्म की लहर है दुनिया में, जिसमें इंसानी हकूक़ की पामाली। हमारा चूँकि पिछड़ा हुआ समाज है, बैकवर्ड सोसाइटीज़ हैं हमारी, उतनी डेवलप्ड इवॉल्व सोसाइटी हमारी नहीं है, तो हमारे यहाँ वो ज़रा ज़्यादा क्रास है। लेकिन आप ये देखिए कि अमेरिका में और जहाँ जहाँ, और आपने भी, अब खैर आपके मुल्क बरतानिया में भी अब आपने बोरिस जॉनसन साहब को मुंतखब कर लिया वज़ीर आज़म, तो आप ये देखिए कि सारी दुनिया में इस वक्त सूरत हाल क्या है, और सारी दुनिया के प्रेस को, अखबार नवीसों को और लिखने वालों को और इंसानी हकूक़ के डिफेंडर्स को,
ह्यूमन राइट्स डिफेंडर्स को कितनी मुश्किल सूरत हाल है। और जितना मुल्क, जितनी सोसाइटी कम इवॉल्व है, वहाँ उतनी ज़्यादा थ्रेट, उतना ज़्यादा वायलेंस और उतनी ज़्यादा उनके लिए मुश्किलात हैं। और पाकिस्तान चूंकि जाहिर है कि वो एक एडवांस डेमोक्रेटिक सोसाइटी, तो जमहूरियत तो हमारे यहाँ पनपी नहीं ना, तो वो चूंकि नहीं है। और इसमें से सबसे एक बदकिस्मती की बात यह है कि हमेशा हमारी जो इस्टेब्लिशमेंट है, जो हमारे कॉलोनियल इंस्टीट्यूशंस हैं, यानी मिलिट्री, जुडिशरी, ब्यूरोक्रेसी जो हमें तरके में मिले हैं, उनको सिविलियन लीडरशिप में कोलैबोरेटर्स मिल जाते हैं। यही काम नवाज शरीफ साहब 1990 की दहाई में करते रहे हैं, जो अब इमरान खान साहब कर रहे हैं, और यही काम भुट्टो साहब ने 70 की दहाई में किया है। जो सबसे ज़्यादा मकबूल लीडर पाकिस्तान में होता है, उसके बाद जो दूसरे नंबर पर होता है, वो कोलैबोरेट करता है पाकिस्तान की इस्टेब्लिशमेंट के साथ टू ओवरथ्रो द मोस्ट पॉपुलर लीडर। तो मुजीब वाज मोर पॉपुलर इन टर्म्स ऑफ स्ट्रेंथ, इन टर्म्स ऑफ नंबर्स। शेख मुजीबुर रहमान वाज इन यूनाइटेड पाकिस्तान वाज मोर पॉपुलर देन भुट्टो ना, ज़्यादा सीटें थी। उसके बाद बेनज़ीर भुट्टो के साथ नवाज शरीफ साहब क्या करते रहे, अब इमरान खान साहब वही काम नवाज शरीफ के साथ कर रहे हैं। तो मेरी तो सिर्फ गुजारिश अपने तमाम सियासी रहनुमाओं से भी यही होगी, और जो इस्टेब्लिशमेंट है उसको भी ये समझना चाहिए कि जो डिसेंट जिन मुआशरों में नहीं होता, वो मुआशरे बहुत लंबे अरसे नहीं चलते। फस्तायत की जो उम्र होती है वो तवील नहीं होती। अभी हम इस प्रोग्राम से पहले जो कुछ दोस्तों से हमारी बात हो रही थी, तो मैं उनसे अर्ज़ यही कर रहा था कि पाकिस्तान हिंदुस्तान का जो मामला है, ये जो लोगों में नफ़रतें हैं, ये जो ख़राबियाँ हैं समाज में, ये उस वक्त तक रवैयों में तब्दीली, उस वक्त तक, यानी एक सस्टेनेबल तब्दीली, देरपा तब्दीली उस वक्त तक नहीं आएगी जब तक यहाँ गुर्बत और इस्तेसाल का खात्मा नहीं होता। और ये चूँकि बुनियादी तौर पर क्लासिस्ट समाज है और इनके कॉलोनियल इंस्टीट्यूशनल स्ट्रक्चर्स हैं, ये कोई अफराद की बात नहीं है। अफराद पे तो गुफ्तगू करना आसान होता है, अफराद पे तनकीद भी आसान होती है, उनकी तारीफ भी आसान होती है। मतलब ये कि लोगों पे बात करते हैं, लोगों का नाम लेना, लोगों देखिए लोग जो हैं हमारे मुल्क में, आपके मुल्क का, आपका मुल्क असल में हमसे 35 साल एक चीज़ में पीछे है। बाकी में तो आपने बहुत तरक्की की है और चीज़ों में आगे निकल गए हैं, लेकिन आपके यहाँ ज़िया उल हक का ज़माना हमसे 35 साल बाद आया है। तो आप जो हैं हमसे उसमें में पीछे। अब मैं हंस रहा हूँ, लेकिन मुझे पता है कि मेरे पीछे एक पूरी खिलकत है जो मुड़ के आएगी कि देखिए हंस रहा था। लेकिन आप कहिए, मैं आपसे बाद में बात देखिए ना, बात तो ये है कि आप एक बार फिर से कहिए, क्या कहा आपने? मुकर्रर मैंने अर्ज़ ये किया कि आपके यहाँ ज़िया उल हक का ज़माना हमसे 35 साल बाद आया है। तो आपके यहाँ जिस किस्म की कम्युनलिज्म इस वक्त बढ़ रही है, जिस तरह की लिंचिंग्स हो रही हैं, जो मामलात हैं, अभी लोगों की इसकी समझ नहीं है कि इसका नतीजा क्या निकलता है। हमें पता है ना, हमने भुगता है। मैंने बचपन गुजारा है ज़िया उल हक के ज़माने में। 85 बरस के मेरे नाना थे 1979 में, और वो 85 बरस उनकी उम्र थी, और वो इत्तेफाक से थे, वो अमृतसर के रहने वाले, लेकिन वो पढ़े हुए आपके अलीगढ़ के ही थे। तो वो उस्ताद रहे सारी ज़िंदगी, कॉलेजों के प्रिंसिपल, स्कूलों के प्रिंसिपल, और उनको 85 की एज में पुलिस पकड़ने आई थी। और उनका जुर्म क्या था कि उन्होंने जुल्फ़िकार अली भुट्टो को 79 में उसकी फांसी से पहले वो उसको जेल में ख़त लिखा करते थे, और वो खिलाफ थे। हालांकि वो बड़े मुझे देख के आपको अंदाज़ा नहीं होगा, लेकिन वो बड़े बाशरा आदमी थे, और बहुत ही उन्होंने और वो समझते थे कि ये गलत हो रहा है, और ये रियासतें जो हैं उनको, उनके ऊपर आमिराना हुकूमतें या फ़ौजी हुकूमतें रियासतों को और समाजों को नहीं चला सकती। तो वो भुट्टो के बहुत नाक़िद भी थे, मगर वो भुट्टो को सॉलिडारिटी के ख़त लिखा करते थे। चूँकि वो भुट्टो साहब मेरे उनके बेटे से, उनको पुलिस लेने आ गई। मैंने वो वाक़या डॉन में अपनी एक लिखा था। अच्छा, एक बात और बताइए, आपने कहा कि अब वो आपने वाक़या देखा है, वो तो खुद देखा है, लेकिन बता रहा हूं कि उसके बाद में जो कुछ हुआ है, मुझे ज़रा से याद दिला दी, खासतौर पे उन लोगों को याद दिला दी जिनको ये इस बात का अंदाज़ा नहीं है कि जैसे फैज़ ने कहा, दर्द आएगा दबे पाँव लिए सुर्ख चराग। तो आपका जो इशारा ये है कि साहब ये जो शुरुआत हुई है, जो राइट विंग, जो एक्सट्रीमिज़म जो निकल के आ रहा है, ये अल्टीमेटली कहाँ ले जाता है? और इसी हवाले से फ़हमीद रियाज़ की तो बहुत ही मशहूर नज़्म है कि तुम तो बिल्कुल हम जैसे निकले। हाँ, तो ज़रा याद दिला दीजिए कि क्या देखा है आपने, मतलब होता क्या है? देखिए, मैं आपको मिसाल के तौर पे 2 बातें याद कि जब ये एक्सट्रीमिज़म आता है तो क्या लाता है साथ? देखिए, मिसाल के तौर पे मैं बताता हूँ। देखिए, हमारा जो ख़ानदान है, जैसे कि बेशतर जनूबी एशिया के मुस्लिम ख़ानदान हुआ करते थे पिछली सदी तक। पिछली सदी अब 20वीं है, हम जब बड़े हो रहे थे तो 19वीं थी, तो पिछली सदी के अवाइल तक। और मेरे भी कज़न्स हैं जो मुझसे उम्र में बड़े हैं, हमारे यहाँ फ़िरक़ों की कोई ख़ास यानी तफरीक नहीं थी। यानी हमारे ख़ानदान में शादियाँ होती थी तमाम फ़िरक़ों की आपस में, बहुत कॉमन नहीं था, लेकिन रेयर भी नहीं था, और आराम से होती थी। तय शादियाँ होती, यानी निस्बत जैसे तय होना होती है ना, यानी कोई लव मैरिजेज़ नहीं, बल्कि तय भी हो जाती थी आसानी से।
तो हमें 80 की दहाई 1980 की दहाई नहीं 1980 में मैं जब 81 की बात है, जब मैं 9वीं जमात में आया हूँ, तो हमसे क्लास में आके उन्होंने पूछा कि आप में से शिया बच्चे कौन से हैं और सुन्नी बच्चे कौन से हैं। ये जनरल ज़िया उल हक का ज़माना है और वो अपने उरूज पे हैं और अभी MRD का मूवमेंट नहीं शुरू हुआ है, उसके आसार हैं शुरू में। तो हम में से कुछ बच्चों को नहीं पता था, और मैं आपसे ईमानदारी से कह रहा हूँ, हालांकि वो नमाज रोज़ा भी करते थे बच्चे, लेकिन उन्हें नहीं पता था कि हम में जो ये होता है मुल्क में। और इस्लामियात हमारी अलग हो गई। हमारी मैट्रिक की, मैंने मैट्रिक किया है, 9वीं 10वीं की हमारी इस्लामियात अलग हो गई, ये होता है। अच्छा, उसका कोई नतीजा नहीं निकला। अब उसका में जा रहे हैं वो शियों की इस्लामियात की अलग और सुन्नियों की अलग। अब जो गैर मुस्लिम बच्चे हैं वो फैसला कर लें कि उन्हें क्या करना है। तो ये तो खैर एक तकलीफ बात है। ये मैं आपको छोटी सी, अच्छा अब ये छोटी सी मिसाल मैंने क्यों दी आपको, करिकुलम की, निसाब की मिसाल, जो कि तब्दीलियाँ आ रही हैं। देखिए, एक प्रोजेक्ट इरेजर ऑफ मेमोरी पाकिस्तान में चला है, याददाश्त मिटा देने का प्रोजेक्ट, ताकि नई नस्लें जो आ रही हैं उन्हें पता ही ना हो कि माजी में क्या हुआ है। जब आप याददाश्त कौन मिटाता है? याददाश्त आपके ताकतवर इदारे और तबक़े उमरा व अशराफिया। हमारे यहाँ तो यही हुआ है और दुनिया में भी ऐसा ही होता है। कोई इतनी कोई यूनिक बातें नहीं है जो साउथ एशिया में हो रही हैं। मैं ज़रा आसान अल्फाज में कुछ लोगों के लिए ज़रूर कहूँगा कि जो खाते पीते लोग बाग हैं, जो एलीट है, जो सत्ता पक्ष एक तरह से वो है, इसके लिए जिम्मेदार, बिल्कुल जिम्मेदार है। और उसी और तमाम इंस्टीट्यूशंस पे वही काबिज होते हैं। तो एक इरेजर ऑफ मेमोरी का, यानी याददाश्त मिटा देने का एक प्रोजेक्ट चला, उसमें आप हमसे 35 साल लेट हैं। यही मैं अर्ज कर रहा हूँ। और आप भी कह रहे हैं कि इधर शुरुआत हो चुकी है। उसका नतीजा क्या निकलता है? उसका नतीजा ये निकलता है कि सोसाइटी फ्रैगमेंट हो जाती है, मुनक़सिम समाज उसका नतीजा होता है। उसके नतीजे में तशद्दुद बढ़ता है, उसके नतीजे में अदम रवादारी बढ़ती है, इंटॉलरेंस बढ़ती है, और वो आपका एक, वो जिसको अंग्रेजी का मुहावरा है ना कि एक नया नॉर्मल सेट हो जाता है। और तो वो चीज़ें अब मुमकिन नहीं है। इसी तरह ख़वातीन के ख़िलाफ़ जो कानून साजी हुई, जो पाकिस्तान में मिसोजिनी जो है, उसको हमें पलटने में, उसके लिए बहुत हमारी औरतों ने मेहनत की। मैं आपको बताऊं, ऐसा नहीं है कि हर चीज़ में हम नाकाम हुए हैं। हमारा जो विमेंस मूवमेंट है पाकिस्तान का, वो बड़ा शानदार विमेंस मूवमेंट है। मैं उसे फेमिनिस्ट मूवमेंट नहीं कहूँगा, क्योंकि उसमें सारी शामिल ख़वातीन जो वेस्टर्न कैटेगरी ऑफ फेमिनिज्म है उसमें फॉल नहीं करती। लेकिन जो वो विमेंस मूवमेंट है, औरतों के हकूक़ की तहरीकें हैं, हमारी शायरात जो गुजरी हैं और मौजूद हैं, उन्होंने जिस तरह से, और सिर्फ उर्दू में नहीं, पाकिस्तान की तमाम ज़बानों में जो जिसमें हम लिखते पढ़ते बोलते हैं, उनकी जो कंट्रीब्यूशन है, उन्होंने ये बहुत से क़वानीन बदलवाए हैं और नई प्रो विमेन लेजिस्लेशन करवाई है। मगर समाज इतना पीछे जा चुका है कि उसकी एक्सेप्टेंस नहीं है समाज में। यानी अगर मुक़न्नना जो है, जो लेजिस्लेचर है, वो पास भी कर देता है प्रो विमेन बिल्स, तो सोसाइटी जो है वो इतनी ज़्यादा रेडिकलाइज्ड है कि उनको लगता है कि ये क्या वेस्टर्न कंसेप्शन है, और ये क्या हमारे दीन के और हमारे जो समाज के ख़िलाफ़ लोग हैं, और ये ख़िलाफ़ कानून साजी हो रही है। तो सोसाइटी अगर एक दफ़ा रेडिकलाइज हो जाए ना भाई, तो उसको करेक्ट करना बड़ा मुश्किल है। कानून तो बदला जा सकता है। तो आप जब निसाब में तब्दीलियां करते हैं, करिकुलम बदलते हैं, जब सिलेबस बदलते हैं, जब आप लॉ बुक्स को अमेंड कर देते हैं, तो फिर बड़ा मुश्किल होता है। उसको सोसाइटी हो जाती है रेडिकलाइज। तो लॉ तो चेंज कर देंगे आप 20 साल बाद। देखिए ना, हमारे यहाँ भी बहुत से लॉज हैं जो अभी चेंज होने वाले हैं, यानी आइंदा उनको होना चाहिए, जिसके लिए HRCP समेत बहुत से इदारे बात करते हैं, काम करते हैं, जो हम समझते हैं कि ज़िया के ज़माने में नाफिज किए गए, और उसका वो पाकिस्तान का जो दस्तूर है, कॉन्स्टिट्यूशन है, उससे मुतज़ाद हैं, और उनका कोई जो अक्सरियत का हमारे का मज़हब है उससे भी उनका कोई ताल्लुक़ नहीं है। वो पैदा किया है एक ख़ास तरह की डिक्टेटरशिप ने, तो हम उन्हें बदलना चाहते हैं। मगर उन्हें अगर हम बदल भी देंगे, तो उसका जो सोसाइटी पे एक रेडिकलाइजेशन का जो इम्पैक्ट हो चुका है, उसे बदलने में जुग बीत जाएंगे। कानून तो बदल जाएगा 2-3 बरस में, लेकिन कई जुग बीत जाएंगे, तब तक आप समाज को सीधा करें। भारत में 2019 में एक चीज़ ये भी देखने में आई, जिस पे ह्यूमन राइट्स जो एक्टिविस्ट हैं वो सवाल उठा रहे हैं और बातें भी हो रही हैं, और जो सिविल सोसाइटी है वो भी बहुत ज़बरदस्त मुजाहरे भी कर रही है और सामने भी निकल कर आ रही है। वो ये है कि जैसे RTI, आपको पता है, जो हिंदुस्तान का एक पूरा राइट टू इन्फॉर्मेशन एक पूरा मूवमेंट है, और दुनिया में उसकी मिसाल दी जाती थी कि ये बहुत अच्छी सी चीज़ हुई भारत में, लेकिन उसमें बहुत तब्दीलियाँ कुछ की गई हैं। उसको अल्टीमेटली क्रिटिक्स ये कहते हैं कि उसको
सॉफिन कर दिया गया, उसको मुलायम कर दिया गया है कि हुकूमत से वो कितने सवाल कर सकते हैं, नहीं कर सकते हैं, इस तरह की बातें निकल के आ रही हैं। लेकिन उसको यहाँ पे छोड़ देता हूँ क्योंकि आपने जिक्र ये किया था कि कानून को किस तरह से बदला जाता है और किस तरह से कानून जो है, और फिर जो कल का जो एबरेशन था वो आज का नया नॉर्म बन जाता है, नया नॉर्मल बन जाता है। ज़रा से मुझे याद दिलाइए इस वक्त कि पाकिस्तान में अगर मैं आपसे ये जानना चाहूँ कि 4 वो ऐसे कौन से बड़े मसले हैं, मसाइल हैं ह्यूमन राइट्स के, मानवाधिकारों को उल्लंघन के, जो आप इस वक्त हाईलाइट करना चाहेंगे, जो फ्लैग ऑफ करना चाहेंगे कि ये वो चीज़ें हैं जिनकी तरफ दुनिया ध्यान नहीं दे रही है। मुझे यकीन है कि जैसे जर्नलिस्ट की बात हम लोग उठाते हैं और बहुत बार ऐसा लगता है कि शायद ये सबसे बड़ा मामला है, पर शायद इतना बड़ा मामला नहीं है, इससे बड़े बड़े मामला हैं। नहीं, मैं समझता हूँ ये भी बड़ा मामला है, ठीक है, ये बिल्कुल बड़ा मामला है और वो होगी, उसकी बात होगी फ्रीडम, हाँ, लेकिन जो और फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन और फ्रीडम एसोसिएशन, ये मैं समझता हूँ कि हमारे जो मैं इस पे इसरार करूँगा कि जो लोग पाकिस्तान में फैसला साज इदारे, जमातें और जो अफराद हैं, उनको ये सोचना चाहिए कि वो अपनी आइंदा नस्लों के लिए किस तरह का मुल्क छोड़ के जाएंगे। तो ये मैं नहीं समझता कि इस पे इसरार न किया जाए, इजहार राय की आज़ादी पर भी और इकट्ठे होने की और तंजीम साजी की आज़ादी पर भी। लेकिन आगे चलते हैं। जो मैंने जैसे पहले अर्ज़ किया कि मेरा अपना हर आदमी का एक ज़ाती भी एक उसे कह लें बायस होता है उसका, तो मेरा है, चूँकि मेरा ज़्यादा कुर्बत बाएं बाजू की तहरीकों से रही है, ट्रेड यूनियन मूवमेंट से रही है, लेफ़्ट के लोगों के साथ रही है और प्रोग्रेसिव राइटर्स के साथ रही है, ट्रेड यूनियंस के साथ रही है। हालांकि सोशल रियलिज़म को मैं कोई अच्छा तरीका नहीं मानता अदब में, वो एक अलहदा बात है। तो लेकिन जो वाबस्तगी उनसे रही है, तो मैं समझता हूँ कि पाकिस्तान में जो मेहनत कशों के मसाइल हैं उस पर कोई तवज्जो नहीं है। कानकन यानी कोल माइनर्स हमारे यहाँ सैकड़ों की तादाद में हर साल मारे जाते हैं, उनकी जो वर्किंग कंडीशंस हैं उस पर कोई तवज्जो नहीं है। हमारे यहाँ फैक्ट्रियों को बंद करके सियासी कारकुन आग लगा देते हैं और 300 साढ़े 300 लोग जिंदा उनमें जल जाते हैं और वो उन मसाइल का हल नहीं, उनका फैसला नहीं होता। जो उनको करार वाकई सज़ा नहीं दी जाती, जो उसके ज़िम्मेदार हैं, पकड़ा नहीं जाता उन्हें ठीक तरह, इधर उधर से मतलब ये आई वॉश होते रहते हैं। ठीक है। लेकिन इसी तरह जो हमारे जो किसान हैं, जिस तरह की सब्सिडीज़ हमारे किसानों को मिलनी चाहिए वो जागीरदारों को मिलती हैं। तो यानी एक पूरा तो ये जो मैं समझता हूँ कि जो इकोनॉमिक राइट्स का जो मामला है ना पाकिस्तान में बहुत संगीन। उसके अलावा हमारे यहाँ माइनॉरिटीज़ का मसला है। जो माइनॉरिटी राइट्स हैं वो जाहिर है कि जैसे मैंने आपसे कहा, जो आपके यहाँ की अक़लियतें हैं, अल्पसंख्यक हैं, जो अक़लियतें हमारे यहाँ हैं, जो माइनॉरिटीज़ हैं, रिलीजियस माइनॉरिटीज़ इन पर्टिकुलर, उनका मसला बहुत ज़्यादा है। फिर उसके अलावा हमारे यहाँ बहुत सी ऐसे पॉलिटिकल मूवमेंट्स चल रहे हैं जिनका काइनेटिक मीन्स से, अगर मैं उसका बिल्कुल स्ट्रेटेजिक ज़बान में बात करूं, काइनेटिक मीन्स से दुनिया की किसी रियासत ने हल नहीं निकाला। जैसे आप काइनेटिक मीन्स से अपने मसाइल का हल नहीं निकाल सकते, न हिंदुस्तान में न बरतानिया में। मैं जारगन में नहीं जाता, मैं मिसाल देता हूं। जैसे मिसाल के तौर पे पीटीएम एक आपके यहाँ एक मूवमेंट है, पश्तून तहफ़्फ़ुज़ मूवमेंट, उसके हवाले से कुछ देखिए। पश्तून तहफ़्फ़ुज़ मूवमेंट या बलूचिस्तान में जो मूवमेंट है, मैं समझता हूँ कि उसका हल सिर्फ बातचीत से निकल सकता है और वो बातचीत पाकिस्तान की रियासत को थोड़ी सी वेग बात कर रहे हैं। मुझे थोड़ा सा बता दिए एक लाइन में कि जैसे मूवमेंट क्या है। देखिए, पश्तून तहफ़्फ़ुज़ मूवमेंट बुनियादी तौर पर जो पाकिस्तान के जो कबायली इलाके हैं, कबायली इलाकों में एक तवील अरसे से वो मुतासिर हैं जंग से जो अफ़गानिस्तान में लड़ी जा रही है, जिसमें पाकिस्तान 2 जंगों में फ्रंट लाइन स्टेट रहा है। जब सोवियत यूनियन ने अफ़गानिस्तान में इन्वेड किया और उसके बाद से वो मुसलसल यानी तसलसल से वो जंग जारी रही है। ये वो इलाके हैं जो सबसे ज़्यादा अफेक्टेड हैं। यहाँ जब ये इस्लामी जिहाद हो रहा था जनरल ज़िया के ज़माने में, जो हुआ है अफ़गानिस्तान और सोवियत यूनियन वाला जो मामला था, उसमें बाहर से भी लोग यहाँ आए थे, ज़ाहिर है सबको ये बात इल्म है, कोई ढकी छुपी बात नहीं है। और वो तो ये इलाका बहुत ज़्यादा मुतासिर रहा है। ये फेडरली एडमिनिस्ट्रेटेड ट्राइबल एरियाज, फटा के एरिया जिनको कहते थे जी, उनमें भी तमाम एजेंसीज नहीं, ये खास तौर पे 2-3 एजेंसीज में ज़्यादा है, लेकिन इसकी सपोर्ट बहुत है, यानी दीगर इलाकों में भी सपोर्ट है। मगर ये तो वो ये कहते हैं कि यहाँ से आप मुकम्मल तौर पर डीमिलिटराइज करें इस इलाके को, और वो एक डिग्निटी डिमांड करते हैं कि जी हमारी डिग्निटी होनी चाहिए, क्योंकि वो ट्राइबल एरियाज बिल्कुल और तरह से डील होंगे, वो लाहौर और कराची की तरह डील नहीं किए जाते। मैं समझता हूँ उस बात को, लेकिन उसी मूवमेंट के बारे में जब वो थोड़ा सा जोर पकड़ा तो मुझे याद है कि ISPR के जो डायरेक्टर जनरल साहब हैं, उन्होंने तो एक बड़ा छोटा सा बयान दे दिया था, बल्कि वो छपा अखबारों में कि योर टाइम इज़ अप। क्योंकि पाकिस्तान की जो सरकार है
उसका ये ख्याल है, और वो उसमें किस हद तक सच्चाई है, चूँकि मैं तो उस सरकार का हिस्सा नहीं हूँ, लेकिन उनका ये ख्याल है कि उसमें जो हमारे 2 पड़ोसी मुल्क हैं वो उस मूवमेंट को सपोर्ट कर रहे हैं। ये उनकी नर्वसनेस की वजह है, और यानी अफ़गानिस्तान और भारत। तो ये उनका, वो इस पे कन्विंस्ड हैं। लेकिन अब उसका नतीजा क्या निकलेगा, उसका नतीजा, लेकिन वो मूवमेंट एक नॉन वायलेंट मूवमेंट है, और अगर उसके ख़िलाफ़ ज़्यादा आप फोर्स इस्तेमाल होगी या आइंदा भी होगी या हुई है माजी में, तो उसके नतीजे में वो मज़ीद मजबूत होगा। मैंने और ये समझना मेरा ख्याल है। लोगों को थोड़ा नज़दीक से यहाँ लंदन में देखा था, बहुत छोटी सी एक मुलाकात थी, लेकिन मैंने ये देखा कि बड़ा सेक्युलर किस्म का मूवमेंट है। मतलब ये किस्म कोई मजहबी किस्म के नारे नहीं थे। पहली बार मुझे किसी पाकिस्तान के किसी जलसे को देख के ऐसा अच्छा सा लगा कि इसमें कोई मजहब की बात नहीं है, कोई इस्लाम का वक़ार ख़तरे में नहीं आ रहा। वो जब एथनिक मूवमेंट होगा तो मजहबी तो नहीं होता। हाँ, तो वो, लेकिन वो तो एक एथनिक मूवमेंट है। अच्छा, आपने और एथनिसिटी में भी ये है कि वो पूरे पश्तूनख्वा का मूवमेंट नहीं है, ख़ास इलाके के हकूक़ से मुताल्लिक़ मूवमेंट है। ठीक है, और उसको संजीदा लेने की ज़रूरत है। संजीदगी से और मुझे उसमें सबसे अच्छी बात ये उसमें लड़कियां आगे आ गई थी, उसमें और भी लोग, खैर नहीं, आपका ये पाकिस्तान के बारे में ख्याल है कि वहाँ लड़कियां आगे नहीं होती, वहाँ हर मूवमेंट में लड़कियां आगे होती हैं। वरना पाकिस्तान में जो एक ख़ास बात है, इसीलिए मैंने कहा कि पाकिस्तान की जो ख़वातीन हैं उनको ज़रा एक और लेंस से देखना चाहिए। उनको उसी लेंस से नहीं देखना चाहिए जिससे आप पाकिस्तान के हमारे जैसे निखट्टू मर्दों को देखते हैं। पाकिस्तान की ख़वातीन ने बड़े कारनामे किए हैं, और वो हर मूवमेंट में। और इसीलिए मैं यही बात कह रहा हूँ कि जो साउथ एशियन कंट्रीज़ हैं सारे, उनमें जिस तरह जितने भी मूवमेंट्स चल रहे हैं, उन मूवमेंट्स को उस वक्त तक आप उसका कोई नतीजा हासिल नहीं कर सकते, और वो मामलात रियासत की कमज़ोरी की तरफ जाएंगे अगर आप उसे नॉन काइनेटिक मीन से हल नहीं करते, पॉलिटिकल प्रोसेस के जरिए से हल नहीं करते। ये एक तय बात है। दूसरी ये नॉन काइनेटिक से आपका पॉलिटिकल प्रोसेस के जरिए से आप हल नहीं करते। दूसरी बात ये है कि एक और बड़ा मसला है। नहीं, मैं दूसरी मसले नहीं, इसी के हवाले से, इसी हवाले से वो ये कि असल जो मामलात तय होने ना, वो दिल्ली, इस्लामाबाद और काबुल के माबैन होने, और ये बुनियादी, इन तमाम चीज़ों की बुनियादी जड़ है। और ये दिल्ली, इस्लामाबाद और काबुल जब तक अपने मसाइल जो हैं वो कभी ट्रंप से और कभी चाइना से और कभी प्यूटिन से और इधर उधर से या कभी सऊदी अरेबिया से करवाएंगे या कोशिश करेंगे कि कोई और आके हल करे, तो इन्हें नहीं होंगे। ये हल होने हैं काबुल, दिल्ली और इस्लामाबाद के दरमियान। और जितनी जल्दी इस बात की तफहीम इन तीनों मुल्कों के जो तबक़े अशराफिया है, मैं फिर कहूंगा जो पावर एलीट्स, और मैं फिर कहूंगा सत्ता पक्ष जो पावर एलीट्स है, नहीं हमें तो अच्छा, आपने पावर एलीट्स जो हैं उनको जब तक ये समझ में नहीं आएगी बात, हमारे खित्ते के मसले नहीं हल होंगे। हारिस खलीक, आपने वो पीटीएम का जिक्र किया और आपने नहीं किया, मैंने जिक्र किया, और फिर वो बात वहाँ चलेगी। एक और कुछ जिक्र रह गया, बलूचिस्तान के हवाले से कुछ कह रहे थे, वो क्या मूवमेंट है? देखिए, बलूचिस्तान में तो पीटीएम का मूवमेंट तो कोई सेसेशन डिमांड नहीं करता, लेकिन मैंने आपको बताया कि स्टेट, लेकिन वो फौज से सवाल करता है। हाँ, फौज से सवाल तो सारे करते हैं। हाँ, फौज से तो भाई देखिए ना, फौज से सवाल तो करते हैं, क्योंकि वहाँ फौज कशी रही है ना, इतने अरसे तक वहाँ से जंग लड़ी गई है, तो वो आर्मी के या मिलिटराइज रहा है ना सारा इलाका। लेकिन मतलब उसमें जो एक अहम बात है ना, वो हिंदुस्तान पाकिस्तान में जो लोग बसते हैं उनको एक बात और भी समझनी चाहिए कि इसमें कुछ हमारे ये जो पश्चिमी देश हैं जो वेस्टर्न जो कंट्रीज हैं, इनका किया धरा भी बहुत बैरूनी हाथ है, विदेशी हाथ। हाँ, मैं इनको जिम्मेदार नहीं समझता, क्योंकि ये गधे हैं, 1.5 अरब लोग जो वहाँ रहते हैं, जिनको समझ में नहीं आती बात। तो लेकिन बहरहाल इनका रहा है सिलसिला, ये ग्लोबल वॉर। बलूचिस्तान का में तो बहरहाल सेसेशनिस्ट मूवमेंट था, इंसर्जेंसी रही है बलूचिस्तान में, और उसमें चूंकि कई मिलिट्री एक्शंस हुए हैं पाकिस्तान के बनने के बाद से, अगेन उसका मिलिट्री सोल्यूशन नहीं है। और जिस तरह कश्मीर का मिलिट्री सोल्यूशन नहीं है, जिस तरह जो मूवमेंट्स चल रहे हैं जहाँ भी आपको नज़र आते हैं जो इलाकाई अपने हकूक़ के, उनका मिलिट्री सोल्यूशन नहीं है, तो उसका कोई मिलिट्री सोल्यूशन नहीं। और वहाँ जो है मामलात इसी तरह से तय होंगे जिस तरह, जैसे मैंने पहले अर्ज़ किया कि वो, लेकिन एक मिलिटेंट मूवमेंट है, वो पीटीएम की तरह का मूवमेंट नहीं है, वो मिलिटेंट मूवमेंट रहा है। मैं यहाँ पे ये भी समझना चाहता हूँ, उसमें थोड़ा सा मुझे ज़रा मेरी मदद कीजिए, इसलिए कि जब भी मैं इन मूवमेंट्स के हवाले से कुछ पढ़ता हूँ या कोई भी बात मेरे सामने निकल के आती है, और साथ ही साथ ये भी निकल के आती है बात कि
एक बड़ी तादाद में डिसअपियरेंसेस पाकिस्तान में बोला जाता है, क्या कहते हैं उसको? लापता लापता अफराद। अचानक लोग गायब हो जाते हैं, और ये गायब होने वालों की तादाद जो है दिन ब दिन बढ़ती चली जा रही है। हजारों की तादाद में, एक बड़ी तादाद में लोग फोटो लिए खड़े नजर देखिए, आते असल में हैं, उसमें जो बहुत सवाल बड़ा करते बहुत हैं कि ये लोग कहाँ हैं? बहुत बड़ा मसला ये जो किस्सा है, क्या है? देखिए किस्सा ये है कि ये लोग जो हैं इनको जो आपके जो सिक्योरिटी एजेंसीज़ हैं मुख्तलिफ पाकिस्तान में, एक से ज़्यादा हैं बाय द वे, और वो सिक्योरिटी एजेंसीज़ इन्हें बग़ैर बताए, बग़ैर किसी चार्ज के ले जाती हैं और वो गायब हो जाते हैं, और वो मुख्तलिफ, और वो पूरे मुल्क में हैं इस तरह के वाक़यात। ये मैं नहीं समझता कि तादाद में इजाफा हो रहा है अच्छा, एज़ वी स्पीक, चूँकि अब इस वक्त जो सूरत हाल है इमरान खान साहब की हुकूमत में आने के बाद, उसमें अब लोग गिरफ्तार हो रहे हैं और उन पर मुख्तलिफ किस्म के मुकदमात बन रहे हैं। मैं समझ लेता हूँ उस बात को कि मतलब ये कि पहले उनका अचानक गायब हो जाते थे, गायब पता हो नहीं गए, लगता था। चार्ज नहीं, 6 महीने बाद छोड़ दिया गया, हैबियस बाजियाब हो गए, हैबियस कॉर्पस वगैरह फाइल बाजियाब हो करें, गए, तो 6 अचानक महीने से बाद सामने। हाँ सामने लेकिन आ अब गए। ये है कि मुकदमा कहीं ना कहीं दर्ज हो रहा है। अब ये है, अब नहीं, अभी ये नहीं, मैं ये नहीं कह रहा कि डिसअपियरेंसेस खत्म हो गई हैं, ये मैं नहीं कह रहा, लेकिन अब मैं कह रहा हूँ कि अब जो पॉलिटिकल वर्कर्स हैं, अब बहुत ब्लेटेंटली पिछले 1 साल में पॉलिटिकल वर्कर्स जो हैं उनको, या इवन मेंबर पार्लियामेंट जो हैं, वो गिरफ्तार हो रहे हैं, और वो गिरफ्तार होकर उन पे मुख्तलिफ किस्म के केसेस जो हैं वो यानी उन पे चार्जेस फ्रेम हो रहे हैं, तो वो भी कोई अच्छी बात तो नहीं है, अच्छी बात नहीं, लेकिन मगर उससे कम से कम पता तो उससे है कि, लेकिन बहुत बड़ी तादाद में लोग लापता हुए हैं, और जाहिर है कि वो एक बड़ा मसला रहा है, और उस पर आप हमारी अगर जो ह्यूमन राइट्स कमीशन की उस पे जो रिपोर्ट्स हैं, और उस पे जो उसको हमने सारा उस पे डॉक्यूमेंटेशन का, मुझे बताएंगे 3-4 जुमलों में कि वो क्या कहती है आपकी रिपोर्ट उनके हवाले से? नहीं, हमारी तो यही कहती है कि एक तो बुनियादी बात ये है कि हमारे यहाँ डिसअपियरेंसेस का एक कमीशन बना हुआ है, एक जुडिशल कमीशन बना हुआ है डिसअपियरेंसेस का, तो वो कमीशन क्या कर रहा है? यानी एक तो बात ये है कि वो, और दूसरी बात ये कि वो देखिए वो स्टैब्लिश क्यों नहीं करता कि कौन जिम्मेदार है इसका। देखिए, मैं तो कह सकता हूं कि जी फलां एजेंसी ने उठा लिया, या उसके ख़ानदान वाले कह सकते हैं कि जी फलां लोग ले गए आके, ठीक है, लेकिन एविडेंस तो स्टैब्लिश करने का काम जो है वो उस जुडिशल कमीशन का है ना। अगर वो बना हुआ है, डिसअपियरेंसेस का कमीशन है पाकिस्तान में, जो सुप्रीम कोर्ट के जज ने, यानी सुप्रीम कोर्ट ने बनाया था, तो वो कर क्या रहा है इन्फोर्स डिसअपियरेंसेस का कमीशन? एक बात तो ये है। दूसरी बात ये कि हमने बहुत सारे ऐसे केसेस भी इकट्ठे किए हैं। दूसरे 2 तरह की, एक तो पॉलिटिकल जो यानी डिसिडेंट्स थे, उनकी डिसअपियरेंसेस हैं। फिर हमने जो ब्लॉगर्स और या जो लोग भी तनकीद कर रहे हैं कि भाई ये काम आपने ठीक नहीं किया, ये काम जो है रियासत को इस तरह से नहीं करना चाहिए था, तो उन्हें भी डिसअपेयर किया गया, छोड़ दिया गया। बेशतर केसेस में अगर वो छोड़ भी दिया गया, अगर कुछ केसेस में तशद्दुद हुआ, कुछ में नहीं हुआ, लेकिन जो भी मतलब वो जब बहुत सारे लोग जो मुल्क के अंदर डिसअपेयर होने के बाद मुल्क के अंदर रहते हैं, वो कभी ये बताते नहीं हैं कि उनके साथ क्या हुआ या उनको कौन ले गया था, चूंकि वो एक खौफ की सूरत हाल है। तो मैं समझता हूँ कि ये तो किसी भी सेहतमंद समाज के लिए बहुत ही ख़तरनाक बात है, और ये मामला जो है ये मज़ीद इसके नतीजे में कोई मसला हल नहीं हो। मतलब मैं एक चीज़ ये नहीं समझ, मुझे जो चीज़ समझ में नहीं आती वो ये कि जो लोग ये फ़ैसले करते हैं, उनको ये पता नहीं है कि इससे आज तक दुनिया में कोई मसला नहीं हल हुआ, और इसके नतीजे में डिसेंट और डिसग्रंटलमेंट जो है, बेइत्मीनानी और गुस्सा, वो समाज में बढ़ता है, कम नहीं होता। जब आप वेंट वेल्स को बंद कर देंगे, लोगों को बात नहीं करने देंगे, अगर वो कोई आपसे सियासी इख्तलाफ करेंगे तो आप उन्हें उठा के ले जाएंगे, तो उससे क्या नतीजा निकलेगा? उसका नतीजा तो अच्छा नहीं निकलता। देखिए ना, मैं आपको मिसाल दूं भाई, ये जो इन सब का ये जो, खैर हमारे यहाँ ना आपके यहाँ ना हमारे यहाँ वो सूरत हाल तो नहीं है, तो मैं कंपैरिजन तो नहीं कर सकता, लेकिन भाई ये माई बाप जो है ऑटोक्रेट्स का, तो हिटलर ही था ना, कितने साल रहा, मतलब सारी दुनिया को उसने जंग में झोंक दिया, जर्मनी की ईंट से ईंट बच गई, लेकिन कितने साल रहा? 12 बरस, 10 बरस। तो एक इसका ये दायमी नहीं चल सकता। दायमी वही निज़ाम चल सकता है जिसमें मुख्तलिफ आवाज़ें हों, मुख्तलिफ फूल खिल रहे हों, लोग एक दूसरे से इख्तलाफ कर रहे हों, लेकिन इतनी रवादारी हो कि वो एक दूसरे की बात सुने। तो जब, और होता क्या है कि जब आपकी स्टेट जो है वो डिसेंट को यानी को स्पेस नहीं देती, तो समाज में भी डिसेंट की स्पेस कम होती चली जाती है। आपने इतनी अच्छी सी बात कह दी है, और मुझे लगता है कि इसी नोट पे मैं आपको किसी एक अलग डायरेक्शन में ले जाना चाहता हूँ, और वो ये है कि मेरी आपसे अभी जो हाल ही में मुलाकात हुई, वो एक पाकिस्तान का एक ग्रुप है, अकरम कायम खानी साहब
उसके सरकर्दा लीडर हैं यहाँ पे और काफ़ी चीज़ें अच्छी सी करते हैं। जो लेफ़्ट की पॉलिटिक्स है उसको सामने रखते हैं। और वो महराज साहब आपके यहाँ के एक एक्टिविस्ट थे, उनकी याद में एक जलसा था और वो जलसे का टाइटल ये था कि जलियांवाला बाग की याद में। और उसमें जो मैंने तकरीरें सुनी हैं और मेरे और भी लोग साथ में दोस्त थे, हिंदुस्तान से आए हुए थे, वो बड़े मुतासिर हुए कि इस कदर सिक्योलर स्पीचेस थी, इस कदर मिली जुली बातें थी, जिसमें कि इस बात को याद किया जा रहा था कि जो जलियांवाला बाग का जो मैसेकर हुआ, जिसको नरसंहार कहते हैं हिंदी में, वो अपने आप में एक ट्रेंड सेटर भी था कि उसके बाद में एहतजाज किस तरह से होंगे भारत में, और जो 1947 के बाद में भारत, पाकिस्तान या बांग्लादेश में, और किस तरह से रिप्रेशन होगा, स्टेट किस तरह से उनका रिप्रेशन करेगी वगैरह वगैरह। उसमें आपने एक नज़्म सुनाई है और ये उन लोगों के लिए बहुत दिलचस्पी की बात हो सकती है, इसलिए कि हमारे ज़रिए से लोग बहुत उर्दू शायरी और हिंदी कविता वगैरह की बातें भी सुनते हैं कि हारिस खलीक उर्दू के बहुत अच्छे शायर हैं और बहुत अच्छा लिख रहे हैं। आपका एक मजमुआ मेले क्या है वो? मजमूए हैं ज़्यादा, सबसे पहले जो आया था, सबसे पहले आया था आज जब हुई बारिश, फिर आया सारे काम ज़रूरी थे, फिर आया पुरानी नुमाइश, फिर एक सिलेक्शन और न्यू पोएम्स डॉक्टर सैयद नुमानुल हक ने वो की थी, एनोटेट और इंट्रोड्यूस इश्क की तकवीम में, और फिर मेले में मुझे मेले के हवाले से कुछ चीज़ याद थी। ये मजमूए आपके शाये हो चुके हैं, पब्लिश हो चुके हैं? जी, ये पब्लिश हो। क्या बात है। अंग्रेज़ी में भी आप? अंग्रेज़ी में अलग हैं जी, अंग्रेज़ी में। आपने एक नज़्म सुनाई जलियांवाला बाग, आप उस जलसे में, जलियांवाला बाग में का जो जलसा था यहाँ लंदन में हुआ, उसमें आप चीफ गेस्ट थे और आपने वो नज़्म सुनाई। मेरी दरख्वास्त ये होगी कि ज़रा सुनाइए ताकि हम उस हवाले से भी कुछ बातें कर सकें। बहुत बिल्कुल, मैं आपकी खिदमत पेश करता हूँ। इरशाद। जलियांवाला बाग से वापसी पर। रोज़े अव्वल से ज़मीन और आसमानों में है जारी मौत की ये कशमकश। रोज़े अव्वल से ज़मीन और आसमानों में है जारी मौत की ये कशमकश। मौत जब लाई सबा के रूबरू बादे समूम, चाहती थी कोंपलें फूटें न कलियां खिल सकें। जिंदगी गरजी चमक कर बादलों में आ गई, ऐसे बरसी खेत खलियानों चमन ज़ारों में फिर ज़ौक़े नमू पैदा हुआ। मुंतशर होकर हुई तहलील जब बादे सुमूम, तब कफ़े अफसोस मलती मौत पसपा हो गई। क्या बात है। जिंदगी ने बादलों से तायरों का रुख किया, आसमानों में भरी ताज़ा उड़ान। देर तक गर्दिश में रहकर जब ज़रा थक कर रुकी, मौत ने मौका गनीमत जानकर एक जस्त ली। चाहती थी ज़र्ब वो ऐसी लगाए ज़िंदगी उठने न पाए। क्या बात है। लम्हा भर को ज़िंदगी सहमी सरासीमा हुई, लेकिन उसकी एक एक नस में वो पैहम इस्तराब, इस जहां में रंग भर देने की ख्वाहिश, फ़िक्र व फ़न हुस्न व शबाब, एक झटके से वो उठी, मौत को चित कर दिया। क्या बात है। मौत संभली ताक में बैठी रही। क्या बात है। मौत संभली ताक में बैठी रही। उसने सोचा जिंदगी से दू बदू लड़ना कोई आसान नहीं। आशिकाने जिंदगी को घेरती हूं अब के बार, पैंतरा बदलूंगी कारी होगा उन पर मेरा वार। मौत ने शबखून मारा, आशिकाने जिंदगी के जिस्म खाकिस्तर हुए। इस जहां से जाते जाते आशिकाने जिंदगी ने मौत को झांसा दिया। जान दे दी दिल के शोले को बचा कर ले गए। जिंदगी को सुर्ख रुई ताबना की दे गए। क्या बात है। रोज़े अव्वल से ज़मीन और आसमानों में है जारी जिंदगी और मौत की ये कशमकश। आज लेकिन इस जहाने रंगबू में आशिकाने ज़िंदगी की तरहदारी के तुफ़ैल, ज़िंदगी के साए से लर्ज़ां है मौत, ज़िंदगी के बख्त पर हैरां है मौत, ज़िंदगी आबाद है वीरां है मौत।
वाह क्या बात, बहुत शुक्रिया। बहुत 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 शुक्रिया। जलियांवाला बाग के हवाले से जो बात अभी हमने छेड़ी थी आपकी नज़्म से पहले, वो ये थी कि उस ज़माने का ये मैसेकर, और एक तरह से जो हिंदुस्तानी थे जिसमें हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई वगैरह जो भी लोग थे सब शामिल थे उस पूरे एहतजाज में। और उसके बाद एहतजाज का जो नेचर है वो ऑलमोस्ट वैसा का वैसे ही रहा, सड़कों पे आना और हुकूमत के ख़िलाफ़ आवाज़ उठाना, और हुकूमत का रवैया भी बिल्कुल वैसे ही रहा जैसा कि अंग्रेज़ों के ज़माने में जनरल डायर का होता था। बिल्कुल ऐसी, ये किसी हद तक ठीक बात है। इसी हाँ, बिल्कुल ये 100% अंग्रेज ठीक बात। बदल गए। इंस्टीट्यूशंस जो हैं हमारे, वो उनका एक कॉलोनियल कैरेक्टर है, और हमारे यहाँ शहरी नहीं है, रियाया हैं, इसलिए हमें उसको बदलने की ज़रूरत है। और अगर जब तक हम वो नहीं बदलेंगे तो वही न उनकी रीत नहीं है, जो फैज़ साहब का मिसरा है कि न उनका तरीक़ा नया है ना हमारा तरीक़ा नया है। तो बात यह है कि हम उसमें फंसे हुए हैं रट में। वी हैव टू डेमोक्रेटाइज द सोसाइटी एंड वी हैव टू डीकॉलोनाइज आवर माइंड्स, आवर इंस्टीट्यूशंस एज वेल एज आवर सोसाइटी। तो ये बिल्कुल ऐसे ही है कि यहाँ जो 1919 की जो सूरत हाल थी, वही सूरत हाल आपको 2019 में नज़र आती है। उसमें अप्स एंड डाउन्स हैं, कभी ज़रा कुछ बेहतरी हो गई, कभी ज़रा बेहतरी नहीं हुई, लेकिन वही इंस्टीट्यूशनल स्ट्रक्चर है, वही फ्रेमवर्क है। 1935 का गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट, जो कि बहुत लिबरल था पिछले एक्ट्स के मुकाबले में, उसके तहत उससे हमारा जो पूरा जो क्रिमिनल प्रोसीजर कोड है, जो कॉन्स्टिट्यूशन है उनका, उसका बड़ा हिस्सा डिराइव्ड है। जो 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 खूए सुल्तानी है वो अंग्रेज़ ब्राउन साहिब को मुंतकिल करके चला गया है, और वो उन इदारों पर और उनकी जो नौयत है, जब उसको बदलने की जद्दोजहद है, और वो जारी रहेगी जब तक ये कॉलोनाइज्ड हैं रियासतें। क्योंकि देखिए ना, बात तो ये है ना कि हमारे जब जलियांवाला बाग में, कल वहाँ किसी हमारे जो बुज़ुर्ग थे उन्होंने ये बात भी की कि देखिए कोलैबोरेटर्स का बड़ा रोल है। तो कॉलोनियल पावर्स जो होती हैं उनको मकामी कोलैबोरेटर्स चाहिए, तो इसी तरह उनको अब भी मिल जाते हैं कोलैबोरेटर्स, पे हमने पहले ही बात की शुरू में प्रोग्राम के। तो वो कोलैबोरेटर्स तो, लेकिन वो कोलैबोरेटर्स जिम्मेदार नहीं होते, यानी वो भी जिम्मेदार होते हैं, लेकिन जो डिसीशन मेकर है उसका जो दिमाग है वो अगर आपको शहरी के बजाय रियाया समझ रहा है, तो ये मसला है। विशिंग यू ऑल द बहुत बेस्ट। शुक्रिया, बहुत बहुत ख्वाहिशात के साथ। बहुत बहुत शुक्रिया। cineinc.com